Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Subia Falak Rao, Assistant Commissioner, Sakkar City, and your instructor on Near Peer platform. And today we are going to start our free CSS Grand Orientation session of Psychology, जिसमें हम आपकी डिफरेंट क्वेरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. हम जो है पास जो CSS 2024 की DMCs में क्या स्कोरिंग ट्रेंड रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे. आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब देंगे. फिर जो CSS की साइकोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई ये बहुत लेंथी सिलेबस है, हम इसको कैसे कवर करेंगे. पहले 200 मार्क्स का था, अब 100 मार्क्स का है. तो ये चीज़ें हम सब आज के सेशन में कवर करेंगे. इवन CSS 2025 का पेपर भी डिस्कस करेंगे और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्कोरिंग ट्रेंड की बात करते हैं. इसमें हमने DMCs आपके साथ शेयर की हैं ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्वालिफाइड CSS 2024 रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट DMC है, इसमें साइकोलॉजी में 68 मार्क्स हैं एंड इन सेकेंड DMC 87 मार्क्स. तो इट मीन्स कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स साइकोलॉजी में आए हुए हैं. तो इसी तरह मतलब ये तो उन कैंडिडेट्स की हैं जिनका फेल हुआ है, और आप इस यहाँ से इमेजिन करें कि जिन्होंने पास किया है उनके मार्क्स इनसे भी ज़्यादा होंगे. थर्ड DMC है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 60+. अगर आप बाकी सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स साइकोलॉजी में लिए हैं. तो इससे आप देख सकते हैं. इसी तरह CSS 2023 के एग्ज़ाम्स में भी साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड रहा है. तो यहाँ से आपकी ये कन्फ्यूजन तो दूर होगी कि स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से आप कि इसमें कैसे मार्क्स आते हैं. 60+ आप इजीली इसमें मार्क्स ले सकते हैं. कोई इसमें ऐसी टेक्निक स्पेशल किस्म की नहीं है कि आप 60 मार्क्स नहीं ले सकते. अगर आप ओवरऑल देखें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को, अगर 60 मार्क्स आप लेते हैं तो आपके 700+ मार्क्स तो वैसे ही बन जाते हैं. नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एक क्वेश्चन तो आपका स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से था. दूसरा एक बड़ा बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है कि CSS में साइकोलॉजी का पेपर पहले 200 मार्क्स का था, इस टाइम ये अब 100 मार्क्स का हो गया और इसका सिलेबस वही 200 मार्क्स वाला है. तो सिलेबस लेंथी है. दीज आर ऑल मिथ्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसका सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी बेसिकली सिलेबस है क्या. आप कोई भी साइकोलॉजी का CSS का सब्जेक्ट आप देखें तो उसका सिलेबस इसी तरह सबका इक्वल है. ये नहीं है कि किसी का कम है. हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, उनका सिलेबस बहुत थोड़ा है. लेकिन साइकोलॉजी का सिलेबस इतना लेंथी नहीं है जितनी मिथ बनाई गई है. कि अब आप देखें ना कि 200 मार्क्स से उसको 100 मार्क्स में किया गया तो उसकी भी एक रीज़न थी. 100 मार्क्स का किया जाए तो वो बिल्कुल ही सिलेबस बहुत थोड़ा रह जाता है. फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा बार पूछा जाता है, क्या मेडिकल बैकग्राउंड वाले ही स्टूडेंट्स ही साइकोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ. बिल्कुल ऐसा नहीं है. जितने भी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं. किसी की सोशियोलॉजी में डिग्री है, जेंडर स्टडीज़ में डिग्री है, IR में है, पॉलिटिकल साइंस में है, फ़िलासफ़ी में है, कोई भी आपकी डिग्री है उसमें आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं. अब अगर मैं अपनी एक मिसाल देती हूँ कि आई हैड अ डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, लेकिन मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया. ठीक है, अब US हिस्ट्री ऑप्ट की. अब मेरा तो बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऑप्ट किया क्योंकि आपको सर्टेनली ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ ऐसे ऑप्ट करने पड़ते हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है. लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि उनमें आपने एक पेट डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट की याद कर ली. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस में आपने डेफिनेशन, एक पेट डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, आपने वो डेफिनेशन याद करनी है. फिर उसमें डिफरेंट थेरीज़ हैं, आपने उन थेरीज़ का अगर कॉन्सेप्ट ले लिया तो उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. अगर मैट्रिक तक आपने साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है तो उसके बाद आपकी FSC
आपके जो है बाकी डिग्री नहीं भी है तो आप इसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। ये मिथ भी हमारी कि हम मेडिकल बैकग्राउंड वाले ज़रूरी नहीं हैं। फिर एक सवाल किया जाता है कि स्कोरिंग ट्रेंड की बात होगी और ये सिलेबस के हवाले से। अब कुछ आपको मैं रिसोर्सेज ऐसे बताऊंगी। एक सबसे बड़ा रिसोर्स तो आपको नियर पीयर पे मिल जाता है, जहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स में भी बार बार आप देखेंगे, मैं आपको बताती जाती हूँ कि आप ये टॉपिक कहाँ से कवर कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इसके सिलेबस को कवर करना, और इसके सिलेबस में भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको भी कवर कर लेते हैं तो आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी टेक्निक कुछ ऐसी है, अगर पेपर हम उस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो 60-70 प्लस आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। और एक और इसकी जो मैं आपको बताऊं कि आप मार्क्स की अगर बात करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर बात समझ आ गई ना कि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट में हम किसी भी इंडिविजुअल को असेस कर रहे होते हैं, उसका डायग्नोसिस चल रहा होता है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस चल रहा होता है कि अच्छा उसका हमने क्या करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्जर्वेशन भी आपकी असेसमेंट में आती है। फिर आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में आप क्या देखते हैं कि उसको दिन और रात की खबर है या नहीं, उसको टाइम, इवेंट, डे एंड नाइट, इन सब में डिफ्रेंसिएशन है या नहीं, कौन सा ईयर चल रहा है। तो दीज आर बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो ये एक बार आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर ये सवाल आता है कि हम इसको 3 to 4 वीक्स में कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप अपना टाइम टेबल, अपना जो स्केड्यूल है वो आप कैसे सेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब ये हर किसी का टाइम टेबल डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं कि मैंने एक सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2-2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं जैसे इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने डेली उनको साथ लेके चलना है डेली। उसके लिए कोई मेरी ब्रेक नहीं थी कि मैंने अच्छा 2 दिन करना है या 3 दिन। फिर मैं एक कंपलसरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलती थी। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पेट टाइम टेबल मैं बता दूं तो हर एस्पिरेंट के लिए वही काम आए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करें। इसी तरह हम सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो दरमियान में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मेरे जहन में आया जो बार बार मुझसे पूछा जाता है साइकोलॉजी के हवाले से, तो मैं उसका आंसर करती रहूँगी। तो सिलेबस में आप देखें हमारे पास टोटल, अगर आप टॉपिक्स देखें तो हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 10 टॉपिक्स, तो 10 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके अंदर आपको इतनी सारी जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो बेसिकली बहुत लेंथी नहीं है। इन 10 टॉपिक्स को कवर करना बहुत ईजी है। आप नियर पीयर पे लेक्चर सुनने और उसके साथ साथ जो हर टॉपिक का आप लेक्चर सुनने के बाद अपने साथ साथ नोट्स बना लें। ट्रस्ट मी, आपको एग्ज़ाम में कभी भी इशू नहीं आएगा। अब सबसे पहले टॉपिक है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये CSS 2025 में क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, नेचर एंड स्कोप। अब यहाँ पर नेचर एंड स्कोप की हम बात करें, नेचर क्या है बेसिकली, कि साइकोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कैसे हुई है। और नेचर और स्कोप को आप कर लेंगे तो आपके साइकोलॉजी के यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, पर्सपेक्टिव से एक बात मेरे जहन में आई कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, समटाइम्स स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, समटाइम्स थेरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये सिनोनिमस है। तो आपके स्कूल्स, पर्सपेक्टिव्स, थेरीज बेसिकली क्या हैं? साइको एनालिसिस से आप स्टार्ट होते हैं, साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, और ये सारी आपकी जाती हैं बायोलॉजिकल थेरी। ये सारे आपके पैराडाइम्स भी कहते हैं इनको, स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं इनको, पर्सपेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब नेचर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो किस तरह से साइकोलॉजी इवॉल्व हुई, इवॉल्व कैसे, देखें आपको फ्रॉइड का नाम सबसे ज़्यादा आता होगा साइकोलॉजी में। तो किस तरह स्टार्ट में वो हम देखते हैं कि जो ग्रीक टाइम है, जो जहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, वहाँ डीमंस का कॉन्सेप्ट था। डीमंस के बाद हमारे पास
जो है वो साइको एनालिसिस आई, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बड़ा काम किया। फिर उसमें आप देखें उसके क्या मेन आइडियाज़ थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो पे उसने काम किया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारी साइकोडायनामिक्स कैसे इवॉल्व हुई, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड का काम है ड्रीम एनालिसिस पे, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस भी बताई हैं। तो आप इन पर्सपेक्टिव्स को कवर करेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते जाते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, फिर आपकी जो है बिहेवियरिज्म कैसे इमर्ज हुई, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, ये इवॉल्व हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट इज़ बेसिकली द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। फिर हम स्कोप की बात करते हैं। अब स्कोप क्या है, बेसिकली स्कोप के किस तरह साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही है। आज सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अगर अभी आप देखें तो साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ सेपरेट फील्ड, अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ अ सेपरेट फील्ड, क्रिमिनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, आप इसमें देखें ये डिफरेंट जो है फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्कोप है साइकोलॉजी का, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपने इसमें बेसिकली साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इस टॉपिक में, जो हम जो नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात करें। साइकोलॉजी को एज अ साइंस कैसे है, ठीक है, इट इज़ अ सोशल साइंस। आप देखें ना कि साइंस किस तरीके से, आप इसमें सिर्फ ये बिहेवियर्स ही खाली नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसमें देखते हैं कि किस तरह हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, किस तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरह हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे बाकी जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इट्स अ साइंस, ठीक है। तो स्कूल पर्सपेक्टिव्स, मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सिनोनिमस है, ठीक है, इनको कंफ्यूज लेना। तो आप अभी देख सकते हैं आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। ये नहीं कि कहाँ, अब आप खुद ही बता सकते हैं अब ये कैसे लेंथी हो गया इसका सिलेबस। देन हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जिन्होंने एफएससी में मेडिकल जो है बायोलॉजी रखी मैट्रिक में, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप नर्वस सिस्टम के आप लेक्चर नियर पीयर पे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की भी, इतना वो डिटेल में डिस्कशन हुई है। अब इन टॉपिक्स में आपको डायग्राम ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, आपको वो भी चीज़ें मैंने सारी जो है लेक्चर में आप नर्वस सिस्टम वाले में देख सकते हैं, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगर आप उसी तरह से फॉलो करते हैं तो आप एक क्वेश्चन में 20 में से 16-17 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। अब इसमें नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, न्यूरॉन आपने पढ़ी होगी, उसको भी डायग्राम आनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस आने चाहिए। फिर सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, एंड एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें आपके डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक इज़ सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन एंड परसेप्शन में you need to know the definition of what is sensation and what is perception. साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसका आप टॉपिक करेंगे उसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और आप अपने आंसर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आंसर में आप की टर्म्स को ज़रूर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल सेंसेशन एंड परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू डिफाइन सेंसेशन एंड परसेप्शन एंड ऑल्सो हाउ सेंसेशन एंड परसेप्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सेंसेशन में आप वर्ड ही बता रहा है कि डिफरेंट सेंसेस आर इन्वॉल्व। हमारे कौन कौन से सेंसेस इन्वॉल्व है, हमारी साइट है, हमारा टच है, टेस्ट है। तो इसमें आपने क्या बेसिकली आई का स्ट्रक्चर है उसको आपने करना है, ईयर का स्ट्रक्चर, और डायग्राम आपको इसमें भी आनी चाहिए। देन परसेप्शन है, परसेप्शन में आपके गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बाइनोकुलर, मोनोकुलर क्यूज, illusions, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन। तो बेसिकली थर्ड टॉपिक में आपको सेंसेशन परसेप्शन की डेफिनेशन, 5 सेंसेस अलॉन्ग विद डायग्राम, फिर गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। बाकी आप इल्यूजन की डेफिनेशन, मोनोकुलर, बाइनोकुलर क्यूज़ की डेफिनेशन, इनको बहुत इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है।
देन आपका फोर्थ टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग एंड मेमोरी। यहाँ भी वही बात, यू हैव टू डिफाइन द की टर्म्स, दैट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ लर्निंग एंड व्हाट इज़ मेमोरी। तो इसमें आप नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ जो है वो नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। अच्छा, अब आप देखते हैं इसमें लर्निंग का कॉन्सेप्ट में आपके पास डिफरेंट आती हैं क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये भी CSS 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 सॉरी। तो उसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, और दोनों में डिफरेंस भी आना चाहिए, और दोनों में किस किस साइकोलॉजिस्ट का रोल है, पावलोव है या BF स्किनर है, आपको उन साइकोलॉजिस्ट के नाम भी आने चाहिए। अच्छा, यहीं से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि किसी ने पूछा कि जब हम साइकोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो क्या हमें उसमें इंटरनेशनली और कोई हमें ऐसी केस स्टडीज़ जो है इंटरनेशनल केस स्टडीज़, क्या वो भी डालनी चाहिए? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको सिंपल, आप कोई भी टॉपिक इसमें कर रहे हैं उसमें अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल भी दे देते हैं ना, तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, सेंसेशन में आप अपने खुद से एग्जाम्पल दे दें। अच्छा, आई साइट है तो हमारी मतलब कि हम देख सकते हैं, तो उसमें क्या क्या किस तरीके से देख सकते हैं, क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स दें। ठीक है, फिर इसी तरह रीइंफोर्समेंट, डेफिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और इसमें भी आपका नियर पेपर जो लेक्चर है दैट इज़ इनफ, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें आपने टू द पॉइंट करनी है, बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिटेल को इतनी रिक्वायर्ड ही नहीं है साइकोलॉजी में। रीइंफोर्समेंट है तो डेफिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दैट्स इट। फिर उसके बाद हमारा इसी तरह पनिशमेंट में भी पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, नेगेटिव पनिशमेंट होती है, और डेली लाइफ की एग्जांपल दें आप। स्कूल में कैसे बच्चों को हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, घर में, या हम अपने आप को कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग एंड मेमोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आपके पास आ जाती हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की हम बात करते हैं, जिसमें हम थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्न करते हैं। अच्छा, किसी भी टॉपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी थेरीज़। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी थेरीज़ को आपने ज़रूर पढ़ना है। अभी यहाँ पर लर्निंग एंड मेमोरी में हम मेमोरी की थेरीज़ पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इंटेलिजेंस की थेरीज़ हैं, पर्सनालिटी को पढ़ेंगे पर्सनालिटी की थेरीज़ हैं। अगर आपकी थेरीज़ पे ग्रिप हो जाती है तो आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस उन थेरीज़ से रिलेट करके करते हो। जिस तरह लर्निंग की थेरीज़ में लर्निंग की थेरीज़ हैं, फिर मेमोरी की हैं, फिर मेमोरी में फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक, उनको ज़्यादा। अब ये 4 टॉपिक्स कवर हुए हैं। नेचर एंड स्कोप मैंने आपको डिटेल में बताया। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आपका नर्वस सिस्टम आपने पूरा पढ़ना है। सेंसेशन एंड परसेप्शन में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन। फिर लर्निंग एंड मेमोरी में आपने क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर उसके बाद थेरीज ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की। ठीक है, देन हमारा 5th टॉपिक आता है दैट इज़ मोटिवेशन एंड इमोशन। अगेन हर टॉपिक को आप देखेंगे, इसमें भी यू हैव टू डिफाइन मोटिवेशन एंड इमोशन। इसमें मोटिवेशन की थेरीज भी करनी है, इमोशन की थेरीज भी करनी है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि कोई भी टॉपिक आपने करना है उसकी डेफिनेशन और उसकी थेरीज को ज़रूर कवर करना है। फिर इसमें अभी आप देखें, अच्छा अब बाकी जो आप देखें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ डेफिनेशन ही रिक्वायर्ड है। होम्योस्टेसिस, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोटिवेशंस को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फिर इसमें बायोजेनिक और सोशल। अब बायोजेनिक मतलब मींस बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन से होते हैं, सोशल, इसमें अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस 5th जो टॉपिक है हमारा सिलेबस का, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थेरीज ऑफ इमोशंस एंड मोटिवेशन, दैट्स इट। डेफिनेशन, थेरीज ऑफ मोटिवेशन एंड थेरीज ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन, और उसके अलावा आपको बायोजेनिक और सोशल मोटिव्स का पता होना चाहिए। देन 6th टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ 2019 से लेके अब तक बार बार साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे सवाल आता है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, वो आपको घुमा फिरा के चीज़ें पूछेगा, बट बहुत उसको 1 बार 2 बार सवाल को पढ़ें आपको बड़ा इजी लगेगा।
साइकोलॉजिकल असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन साइकोलॉजी ये एक ही बात है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली क्या है। यू हैव टू असेस के वेदर एनीथिंग इन इंडिविजुअल इज़ नॉर्मल और एब नॉर्मल, ठीक है। तो उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप क्या करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है, आप डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर एक स्टैटिस्टिकल एंड डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है जिसको हम DSM कहते हैं। उसमें एक चेक लिस्ट होती है कि वो डिसऑर्डर या कोई इशू जो है वो उससे पर्टेन करता है या नहीं करता। तो ये आपकी सारी असेसमेंट हो रही है। तो इसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और टाइप्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वैलिडिटी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स, रिलायबिलिटी, इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स। देन बाकी ये आपको सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट, आइटम एनालिसिस, नॉर्म्स, इनको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन आवर रियल लाइफ। आप इंपॉर्टेंस डिफरेंट जगहों की दे सकते हैं, क्लिनिकल सेटिंग की दे सकते हैं, आप एजुकेशन में साइकोलॉजिकल असेसमेंट की इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं। फिर आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। फिर क्लिनिकल असेसमेंट में कौन से एथिकल और लीगल इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं वो, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। इसमें आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन ज़रूर देखें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में और उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके जो इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें कि नॉर्म क्या है, मॉडर्न टेस्ट थ्योरी क्या है, आइटम, इन चीज़ों में आपने ज़्यादा नहीं कंफ्यूज होना। आप पास पेपर्स के क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर लेंगे ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, तो दे आर मोर देन एनफ। देन पर्सनैलिटी इज़ अगेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी एक अच्छी बात है कि जितने आपने पैराडाइम्स जो पढ़े हैं वो आप पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में अप्लाई कर सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। अच्छा, इसी पर्सनैलिटी के टॉपिक को आप कवर करेंगे तो इसी में आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी कवर कर लें। जो आगे हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी आएगा उसका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। आप पर्सनैलिटी की डेफिनेशन करें जब भी ये 7th टॉपिक कवर कर रहे हो। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, देन DSM के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के टाइप्स, देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट, असेसमेंट कैसे होती है और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब पर्सनालिटी के असेसमेंट में हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में अब क्या फ़र्क होता है? प्रोजेक्टिव में कि आप डायरेक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे होते, इनडायरेक्ट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे TAT एक टेस्ट है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और जो है इंडिविजुअल जो है उस पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी लिखता है। तो मीन कि वो डायरेक्ट आप असेस नहीं करें, इनडायरेक्ट तरीके से असेस करते हैं, तो दैट इज़ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्ट करेगा एक इंडिविजुअल अपनी थॉट्स को वहाँ पे। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम देखें तो उसमें MMPI एक टेस्ट है, तो वो ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपने उसके आंसर्स देने होते हैं, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसमें आपने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, क्राइटेरिया ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनकी असेसमेंट, थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव कौन से हैं जो पर्सनैलिटी पे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल आप देखेंगे फ्रॉइड की थियरीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप उसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसको कवर करना है पर्सनैलिटी के टॉपिक को। देन हमारे पास इंटेलिजेंस आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में इसका क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आपने क्या, अगेन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ, और ये भी आपको नियर पीयर के लेक्चर पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। असेसिंग इंटेलिजेंस में ये है कि असेसमेंट या टूल्स फॉर असेसमेंट या डायग्नोसिस ऑफ इंटेलिजेंस, ये सारी एक ही बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हमारे पास सोशल, 9th टॉपिक आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स। अच्छा, अगर आप ये 8 टॉपिक्स तक भी अपना सारा कवर कर लेते हैं तो आपका 80% जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स, इसमें आपने ये जो चीज़ें बताई हुई हैं इनकी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक करें, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल फैसिलिटेशन, एट्रीब्यूशन, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस जो है, और इसमें जिसकी थेरीज आपको रिक्वायर्ड है वो करें, बाकी आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल मत जाएँ 9th टॉपिक के। 10th टॉपिक जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगी। अच्छा, फिजिकल स्टेजेस किस तरह डेवलप, फिजिकल में कैसे आती है?
सबसे पहले किस तरह जो है वो आपकी जो है एम्ब्रियो बनता है, देन फीटल स्टेज, एक फिजिकल आपकी किस तरह ग्रोथ हो रही है, 1 ईयर की ग्रोथ, 2 ईयर की ग्रोथ, ये देन आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव थियरीज हैं आपके पास। फिर आप डिफरेंट इसमें थियरीज पढ़ेंगे, फ्रॉइड ने क्या स्टेजेस दी, एरिक एरिक्सन ने क्या स्टेजेस दी, ठीक है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, ये जनरल टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे। एडल्ट्स एंड एडल्ट, सिर्फ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़नी है जो मैंने अभी नाम लिए हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स आई गेस मिस हो गए हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये 10 टॉपिक्स हैं हमारे पास, आगे भी टॉपिक्स हैं। एक है फोरेंसिक साइकोलॉजी, और उसमें फोरेंसिक साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी ये मिस हो गए हैं, तो उनको भी आपने कवर करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें आप जुवेनाइल के हवाले से देखें, ठीक है। और उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी में आपके हेल्थ के मॉडल्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप कवर करें। और एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी का टॉपिक भी इसमें मिस हो गया, तो ये आप काइंडली FPSC की वेबसाइट से पूरा सिलेबस जो है ना वो डाउनलोड कर लें। इसमें स्लाइड में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपने करने हैं, हर डिसऑर्डर को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DSM एक पूरी इतनी मोटी बुक है जिसमें हर डिसऑर्डर का क्राइटेरिया है। आपने जो डिसऑर्डर इस सिलेबस में कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इज़ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में आपके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाएंगे, उसमें आपके ये बाइपोलर, ये सारे डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स करने हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स करने हैं, उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स आप कवर कर लेते हो तो इनफ है। बच्चों में अगर आप करना चाहते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप उसमें कवर कर लो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप पास पेपर्स देखोगे तो उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आए हुए हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के आए हुए हैं, डिप्रेशन के हवाले से, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, यस स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, ठीक है, शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स आपने करने। बाकी इसके अलावा बेशुमार डिसऑर्डर्स हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए हैं, इन डिसऑर्डर्स का आप क्राइटेरिया देखेंगे, क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या हिस्ट्री है। किसी भी डिसऑर्डर को आपने ज़रूर जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से ज़रूर कनेक्ट करना है कि अच्छा इस डिसऑर्डर में आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पर्सनालिटी के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, साइकोडायनामिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या मैस्लो की जो हायरार्की है नीड्स की वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये आपका एनालिसिस अगर आप कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन की। तो रिसोर्सेज में हमारे पास सबसे मेन जो रिसोर्स में आप देखेंगे, CSS नियर पियर आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। वहाँ पर आप ये देखें, आपके पास कोर्स कंटेंट है इन डिटेल आपके पास अवेलेबल है, हर टॉपिक वहाँ पर कवर है, ठीक है। जो भी पूरा जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो वहाँ पर आपका कवर है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी आपको लेक्चर ना मिले। तो हम जब भी आप ये नियर पियर से कोर्स साइकोलॉजी का पढ़ेंगे तो आपको सारे CSS के पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कुछ टॉपिक जो स्लाइड्स में मिसिंग थे, फोरेंसिक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आपने लीडरशिप स्टाइल्स को कवर करना है, बाकी आपको कुछ डिटेल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो कवर कर लेते हो, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, सेंसेशन एंड परसेप्शन, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड इमोशन, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असेसमेंट, देन आपका सोशल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ये अगर आप टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपका पूरा 100% पेपर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपके नियर पियर की पे लेक्चर्स के अलावा अगर आप कोई रिसोर्सेज कंसल्ट करना चाहते हैं, जो कि ये मैंने उन लेक्चर्स में भी बताए हुए हैं, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि बुक्स जो हैं 2 बुक्स हैं, दे आर मोर देन इनफ। बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझे ये एक बुक इनफ लगती है, साइकोलॉजी थीम्स एंड वेरिएशन बाय वाइन विटन। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और इतना अच्छा इस बुक में लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें समझाई हुई हैं, वो आपको भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट।
फिर अगर आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय एटकिंसन एंड हिलगार्ड से पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा नेचर और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप देखना चाहते हैं, तो दीज 2 बुक्स आर मोर देन इनफ। फिर इसके अलावा मैं एक वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ verywellmind.com। वैसे मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई हैं, verywellmind, देन psychologytoday.com, देन simplypsychology.org। तो अगर आप वाइन एंड विटन को पढ़ते हैं और साथ verywellmind.com 2 चीज़ें भी आप लेके चलते हैं तो दे आर इनफ। बाकी ये है कि आपकी जो है आपकी आसानी के लिए मैंने बाकी रिसोर्सेज बताए हैं। देन जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर CSS ये ओरिएंटेशन सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको 50% जो है एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द CSS 2025 पास्ट पेपर डिस्कशन, दैट इज़, अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी यहाँ पे आ जाएगी। आपकी मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक आप साइकोलॉजी के पेपर में कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। कौन सी चीज़ें आप करेंगे जिससे आपके मार्क्स बाकियों से ज़्यादा आएंगे तो वो भी बताऊंगी। तो इसमें आप देखें कि पेपर का पार्ट 1 होता है, वो होते हैं MCQs। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस होते हैं, एंड आउट ऑफ दो 7 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। और मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं साइकोलॉजी के, तो उन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो वो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। अब 2025 का पेपर है, उसमें पहला सवाल आया हुआ था, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप। फर्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का वही सवाल आया हुआ, पूरा सवाल आया हुआ है, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, हाउ हैज साइकोलॉजी इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी विद इन दिस फील्ड। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई की टर्म है जिसको डिफ़ाइन करना है। नो, देयर इज़ नो नीड टू डिफ़ाइन एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन सेपरेटली। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई हैं, वन इज़ नेचर, द अदर वन इज़ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब आगे आप देख रहे हैं कि अच्छा उन्होंने पूछा, और फिर एक चीज़ पूछी हुई है कि एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। नेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने बताना है कि किस तरह हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और स्कोप में आपके क्या आ जाएंगे, व्हाट आर द, जो इसमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा, व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी विद इन दिस फील्ड, दैट इज़ योर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक फील्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, किस तरह इसका फिलोसॉफिकल ओरिजिन हुआ, कंटेम्प्रेरी, एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड साइकोलॉजी। वही जो पैराडाइम्स की मैंने बात की थी कि आपने स्टार्ट होना है किस तरह जो है वो डीमंस वाली साइकोलॉजी, देन साइकोएनालिसिस आई, देन साइकोडायनामिक्स आई, कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, कैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी आई, इस तरह करके कैसे जो है वो इस टाइम साइकोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। फिर आपने बताना है कि मेजर एरियाज जो हैं, आपने ये देखें एवोल्यूशन मैंने बताया हुआ है कि इन आपने पैराडाइम्स को डिस्कस करना है। फिर आपने, जैसे मैंने सिलेबस में ही बता दिया था कि स्कोप क्या है, बेसिकली आप स्कोप बता सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं साइकोलॉजी के स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी विद इन दिस फील्ड। ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। उसमें आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं, 3-4 लाइन्स में बस, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ना करें। उसमें आप बता सकते हैं साइकोलॉजी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म एंड इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड। इट इज़ नॉट ओनली applied in our daily life but also in education and forensic psychology and clinical setup और different जो आपकी cognitive psychology है, लेकिन social psychology, developmental psychology, forensic psychology, criminal psychology। ठीक है, तो ये आपकी सब हेडिंग्स। अच्छा, अब पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। ये पूरे CSS के सारे पेपर्स में आपने इसी तरह लिखना है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल इन योर आंसर, कि आप अपने आंसर में अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपका इंट्रो है। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रो के बाद अगर कोई की टर्म है तो आप उन की टर्म्स को डिफाइन करें, अगर नहीं है तो आप डेफिनेशन दें। जैसे आप
नेचर ऑफ साइकोलॉजी, और ये मेन हेडिंग होगी, उसमें आप फिर किस तरह से, ठीक है, नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी आप एक मेन हेडिंग बना लें और उसके नीचे फिर आप सब हेडिंग्स बनाएं किस किस तरह पैराडाइम्स जो है वो इवॉल्व हुए। फिर उसके बाद आपकी जो अगली मेन हेडिंग जैसे बनेगी तो उसमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी विद इन दिस फील्ड, उसमें आपकी ये सारी आ जाती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, फोरेंसिक एंड एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आप इसमें कंक्लूजन कर देंगे तो आपके 20 में से आराम से 15, 16, 17 तक मार्क्स आ सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, हाँ कहीं फ्लो चार्ट की ज़रूरत हो तो ज़रूर बनाएं। Then second question was define intelligence and its types, narrate how the major theories have shaped our understanding of intelligence such as Spearman's two-factor theory, Gardner's theories of multiple intelligence and Sternberg triarchic theory। अच्छा, अब इसमें आप देखें मैंने आपको सिलेबस के डिस्कशन में ही बता दिया था कि कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आपने जब सिलेबस कवर किया उसमें इंटेलिजेंस की आपने सबसे पहले डेफिनेशन कवर की, ठीक है, डेफिनेशन के बाद आप उसकी डिफरेंट टाइप्स बताएं। अब आप इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको इतनी टाइप्स मिलेंगी, लेकिन अब उसमें आपने डिफरेंट थियरीज़ के अकॉर्डिंग टाइप्स बतानी है। तो यहाँ पर आप जब इंट्रोडक्शन के बाद आप डिफ़ाइन करेंगे इंटेलिजेंस को, उसके बाद आप उसकी जो टाइप्स हैं वो आप डिफरेंट थियरीज़ के तहत करोगे। जैसे अगर आप वैसे आप अलग से डिफ़ाइन करना चाहो तो आप 2 टाइप्स ये जो है वो अलग से, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफरेंट थियरी जैसे स्पीयरमैन्स की है उसमें 2 फैक्टर, उसने G फैक्टर एंड F फैक्टर हैं, उनको आप डिस्क्राइब करेंगे। verywellmind.com पे आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर गार्डनर की उसने क्या किया, अब 2 फैक्टर स्पीयरमैन ने बताए थे, उसके बाद गार्डनर की थियरी आई, उसने कहा नहीं, इन 2 फैक्टर्स के अलावा देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन आवर लाइफ जो हमारी इंटेलिजेंस को बताते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ कोग्निटिव एबिलिटी अच्छी है तो सिर्फ आपकी IQ अच्छा, नहीं, गार्डनर की थ्योरी में आपको फिर फर्दर और चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह स्टर्नबर्ग की है, उसने 3 चीज़ें बताई हैं। तो आपकी ये क्या, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा, सिंपल डिफाइन करें इंटेलिजेंस को, उसकी टाइप्स को थियरीज़ के थ्रू बताएं, ठीक है। उन्हीं थियरीज़ में आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको डायग्राम्स भी मिल जाएंगी, वो ज़रूर बनाएं, फिर एंड पे कंक्लूड कर दें। अच्छा, अब इसमें मैंने पहली बात यही बताई है कि आपने डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, इसको बताना है कौन से 2 फैक्टर है, इनके सारी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस ये मैं अभी डिस्कस किया है। फिर थियरीज हैव टू बी क्रिटिकली इवेल्युएटेड बाय द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल पॉलिसीज, इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब ये चीज़ आपके आंसर को बाकी कैंडिडेट्स के आंसर से डिफ्रेंशिएट करेगी। शायद वो डेफिनेशन और इन थियरीज़ को जो है वो कर दें एक्सप्लेन, बट जब आप क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं थियरीज़ की एप्लीकेशन को कि हम इनको एजुकेशन पॉलिसीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग जैसे आर्मी में टेस्ट होते हैं हमारे, वहाँ पर ये कैसे यूज़ हो सकते हैं, या आपने किसी इदारे में कोई हायरिंग करनी है तो वहाँ पर ये किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं। और साइकोलॉजिकल रिसर्च में रिसर्च क्या है कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी 2 फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस के, वो आपने किसी मतलब जो है कॉलेज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करना है तो ये आपकी रिसर्च आ जाती है। तो बेसिकली इसको अगर आपको थियरीज आती हैं ना और आपने पैराडाइम्स भी पढ़े हैं तो आपने लिंक जो है वो आपने खुद करना है। देन थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आपने जब हमने लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ा था, आप हमेशा देखेंगे लर्निंग में मोस्टली क्वेश्चन जो है पास पेपर में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही आते हैं। और उसने बहुत सिंपल सा पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, और आपने उन दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग को। सबसे पहली चीज़ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैंने कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कोई की टर्म्स हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपको 2 की टर्म्स मिल रही हैं, वन इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द अदर वन इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इंट्रोडक्शन के बाद आपने पहले इन दोनों की टर्म्स को डिफाइन करना है।
देन आप क्लासिकल कंडीशनिंग के जो है वो और इनके आप डिफरेंस जो हैं जो इनको आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे। फिर जो है आपने अब देखें पेवलोव का काम, इवान पेवलोव है जिसका क्लासिकल कंडीशनिंग में काम है, उसने प्रिंसिपल्स दिए हैं और उसको आपने कंपेयर करना है BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अच्छा इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर यही चीज़ें ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके पास जैसे आप कर सकते हैं कि अच्छा रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस कंडीशन उसमें दिया हुआ है, लर्निंग में ज़्यादा पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट किस में दिया हुआ है, ठीक है, लर्निंग एंड री लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस में है। फिर आप इन्हीं को में अपनी रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड इमोशन एंड एक्सप्लेन हाउ दीज टू साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डिस्कस मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब आप देखें इसमें मैंने टॉप मोटिवेशन एंड इमोशन की टर्म्स आपको यहाँ पे मिल गई, इन दोनों की आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन के बाद आप डेफिनेशन देंगे, मोटिवेशन को डिफ़ाइन करेंगे, इमोशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। आप अगर मैं लेमैन टर्म में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप रिलेशनशिप किसी ने नहीं भी पढ़ा तो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे आपको मोटिवेशन किसी चीज़ के लिए होगी तो उसमें आपके क्या इमोशंस होंगे, ठीक है, और इमोशंस फॉर एग्जांपल अगर इमोशन आपका सैड इमोशन है तो उसमें आपकी मोटिवेशन क्या होगी। तो इन चीज़ों को अगर फॉर एग्जांपल जिसने नहीं पढ़ा तो वो आप खुद से इनको रिलेट कर सकते हो। देन आपने आपकी पहले आपने डिफाइन कर दिया, देन आपकी उससे नेक्स्ट हेडिंग होगी रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन, मोटिवेशन एंड इमोशन, और उसके बाद आप उनके रिलेशंस जो वो बताएंगे। देन आपने बताना है कि हाउ मोटिवेशन एंड इमोशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये आपकी उससे अगली हेडिंग हो जाएगी। फिर आपने बतानी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो बेसिकली क्या है, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर आप देखेंगे उसमें आपने पूरा हायरार्की का पूरा जो है ना पिरामिड है वो भी बनाना है, ठीक है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से हमें मोटिवेशन उस पर रिलेट करें। फिर देखें क्वेश्चन बेसिकली है मोटिवेशन एंड इमोशन से रिलेटेड, तो हायरार्की जो नीड्स हैं हमारी वो भी इन्हीं से कनेक्ट होती हैं कि किस तरह हमारी एक जो नीड है वो कंप्लीट होती है तो हमारे वो इमोशन सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें नेक्स्ट नीड फुलफिल करने के लिए कैसे मोटिवेशन मिलती है। देन हम एट द एंड बायोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होते हुए हम पिरामिड के टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कैसे जाते हैं, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड डायग्नोसिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। टाइप्स मैंने आपको बताया था जैसे ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर्स या टूल्स उन्हें कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पास पेपर पिछले 6-7 साल में निकाल लें कि असेसमेंट पे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं, उनको पहले आप लिख लें और उन्हीं चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लें तो इनफ है, बजाय इसके कि आप सिलेबस को अलग से बैठ के देखें, ज़रूरत नहीं है, आपसे पास पेपर्स को कवर कर लें। जिस तरह अब इसमें है आप इम्पॉर्टेंस साइकोलॉजिकल असेसमेंट की खुद भी लिख सकते हैं कि अच्छा क्या इम्पोर्टेंस इसकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। अच्छा अब आप ये मैं बता रही थी कि इंपॉर्टेंस की बात करती, रोल एंड इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले रोल क्या है बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, टू आइडेंटिफाई इफ़ देयर इज़ एनी साइकोलॉजिकल इश्यू इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। फिर जो है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम आप डिफरेंट फॉर एग्जांपल अगर आप हायरिंग कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेट्स, इश्यूज़ वो आपको पता चल सके। और आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, नंबर 1 इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी कोई इंडिविजुअल आता है तो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट असेसमेंट टूल इज़ योर ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल रूम में एंटर हो रहा है तो मैं उसको देख रही हूँ कि उसकी गेट कैसी है। अच्छा वो फिर मेरे सामने कोई साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठेगा तो उसका सिटिंग पोस्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस जो अपने शोल्डर्स को ऐसे बेंड करके बैठा है तो दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। कोई झुक के बैठा है,
वो ये सारे आपके जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी की जो है वो आपको नज़र ऑब्जर्वेशन जो है वो आप नोट करते जाते हैं। कोई मुसलसल अपनी एक जो है टांग को हिलाया जा रहा है, पाँव को हिलाया जा रहा है, ये भी एंग्जाइटी की निशानी है। तो ऑब्जर्वेशन भी आपका एक असेसमेंट टूल है। देन आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आप पूछते हैं एक इंडिविजुअल से, ओके अभी क्या टाइम हुआ है, आपने नाश्ते में क्या खाया, अच्छा आप रात को क्या करते हैं, ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये कौन सा ईयर चल रहा है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो अभी उसकी मेंटल स्टेट क्या है। अगर वो सही आंसर दे रहा है तो आप मेंटल स्टेट मीन्स करेक्ट, ठीक है उसकी। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है देयर आर सम इश्यूज़। देन टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आप बताएं, जो अभी मैंने बताई हैं असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर्स। फॉर एग्जांपल आप कोई एक आपको लग रहा है कि इसमें कोई मुझे डिप्रेशन का इशू नज़र आ रहा है और साथ एंग्जाइटी भी लग रही है, तो आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चनियर्स हैं या टूल्स हैं तो आप उनके थ्रू असेस करते हैं, ठीक है। और वही बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। अगर एक क्वेश्चनियर आप खुद बना सकते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके तहत, या आप टेस्ट जो मिलते हैं जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिस्कस द रोल ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग पर्सनैलिटी। अब मैंने आपको कहा था कि पर्सनैलिटी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब हाउ पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स कैन हेल्प मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं उधर वहाँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कोई क्वेरी है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी में आप देखें अब उन्होंने सवाल किया है रोल ऑफ जेनेटिक्स नंबर 1, नंबर 2 इज़ एनवायरनमेंट, नंबर 3 इज़ लाइफ एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग पर्सनैलिटी। फिर कौन से असेसमेंट टूल्स हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब मैं जब आपको सिलेबस बता रही थी तो उसमें मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी क्या अपनी डेफिनेशन करनी है, देन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, देन डिसऑर्डर्स, देन असेसमेंट, देन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि जब आप और डिफरेंट पैराडाइम से हमने इसको डिस्कस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस इसका। अब उसने पूछ लिया है कि जेनेटिक्स का, जीन्स का क्या रोल होता है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में। जीन्स आपके फादर या मदर से आएंगे। आपके फादर एग्रेसिव हैं तो वो एग्रेशन वाली ट्रेट आप में भी आ सकती है। आपकी मदर जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस हैं तो हो सकता है वो आप में आ जाए, एंग्जाइटी है वो आप में जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। एनवायरनमेंट का क्या रोल है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। हम अपनी एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल अपने घर में पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए देखता है, एक एब्यूजिव एनवायरनमेंट घर में देखते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे शेप होगी, ठीक है। फिर हमेशा अपने पूरे घर में उसने ये माहौल देखा, स्कूल में गया तो उसको स्कूल में बुलिंग जो है वो फेस करनी पड़ी, तो क्या हुआ कि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम शेप कर रही है। देन लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप देखते हैं कि अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा ये है कि आपका रिज़ल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है तो वो एक एक्सपीरियंस है कि वो आपको सेल्फ इस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की बनती है। आपका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपके फादर आपको हर टाइम डांटते रहते हैं कि ये तो निकम्मा है वो, तो आपका वो भी इस तरीके से, या कोई लाइफ में ऐसा ट्रॉमा आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका जिसका आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर सकता है। या कोई आपने कोई फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में कोई टेररिस्ट अटैक उसने देखा है तो वो सारी उम्र उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता है, तो वो भी आपकी क्या है पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती हैं चीज़ें। फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स हैं डिफरेंट तरह के। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसको आप बाइफरकेट करेंगे कि पर्सनैलिटी कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग प्रोजेक्टिव टेस्ट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट की आप देंगे और हेडिंग और फिर उसकी सब हेडिंग्स होंगी, जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट में थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, रोरशाक टेस्ट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, HTP भी कहते हैं उसको, ठीक है। फिर आप इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट
जो हैं वो आपके आ जाएंगी MBTI, NEO PIR प्रोजेक्ट, ये आपके कौन से आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, इनको बस आप सरसरी सा देख लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि MBTI क्या है, NEO PIR क्या है, MMPI क्या है। ठीक है, मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये आप सिर्फ देख लें किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास इसमें लास्ट क्वेश्चन आया, ये हमेशा नहीं आता इस तरह से, लेकिन इस दफ़ा आया हुआ था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 5 दिए हुए, 5 में से 4 आपने करने हैं और 5 मार्क्स ईच हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम में आपने हिप्पोकैम्पस को पढ़ा, हिप्पोकैम्पस का रोल कैसे है मेमोरी में, ऑब्वियसली उसका रोल है, वो आपने एक्सप्लेन करना है, आपने डिफ़ाइन करना है फर्स्ट सबसे पहले कि हिप्पोकैम्पस, व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और किस ब्रेन के किस पार्ट में हिप्पोकैम्पस होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन में हिप्पोकैम्पस होता है, उसकी आप उसको डायग्राम बना के और बता सकते हैं यहाँ पे हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, 2.5 पेजेस में इनफ है इसका आंसर। देन MMPI, जिसमें मैं अभी आपको बताई थी कि ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, ये किसी को नहीं भी आता, हर कोई इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता, तो इसकी चॉइस भी है। ठीक है, ये हमेशा हर साल पेपर में आता भी नहीं है, ये मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे देख रही हूँ कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये भी डिफरेंस आपने ज़रूर पढ़ना है। जब आप डिफ़ाइन कर रहे हो कहीं पे भी इंटेलिजेंस को, तो वहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस को ज़रूर बताएं। मतलब कि एक इंटेलिजेंस होती है जो आप में, जिसमें आपका प्रीवियस नॉलेज नहीं होता, ठीक है, और आपने वो फर्स्ट टाइम चीज़ सीख रहे होते हो, और एक इंटेलिजेंस वो है जिसमें आपका प्रीवियस नॉलेज, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी इंटेलिजेंस को शेप करता है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल सपोर्ट हेल्थ, सिंपल सा सवाल है कि सोशल सपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है, आपकी फैमिली से, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वहाँ से आपको सोशल सपोर्ट मिलती है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। अब आपने ट्रीटमेंट जब आप पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, मैंने आपको ट्रीटमेंट कहे, आपने कोई भी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स के, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के, और इन सब के आपने जब थेरेपीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ हैं। उसमें एक आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक कहते हैं REBT, ठीक है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो डिफरेंट थेरेपीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। इसमें एक ABC मॉडल होता है कि एक एंटीसीडेंट है, उससे आपका बिहेवियर क्या होगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये बेसिकली आपके CSS 2025 का पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी बिल्कुल क्यों नहीं ऑप्ट कर सकते, मैंने आपको बताया है कि आपका, अब अगर आपने मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको कवर करना। देन हम बात करते हैं कि ज़ूलॉजी वाले भी बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बुक से सारी प्रिपरेशन करनी हो तो व्हाट वुड यू रिकमेंड। मैंने जैसे वाइन एंड विटन की साइकोलॉजी थीम्स एंड वेरिएशन वाली बुक कही है, वो इनफ है। उसके साथ उस बुक को कंसल्ट करें, और उसके साथ साथ आप जो आपको मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, veryWellmind, psychologytoday.com, simplypsychology.org, इनको आप कंसल्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था कि 100 मार्क्स का है और 200 मार्क्स का पहले था, तो इट डजेंट मैटर। मैंने आपको बताया कि इसके लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को किस तरीके से, यही तो स्मार्ट स्टडी होती है। वो हम कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है सिलेक्टिव टॉपिक्स। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप उन टॉपिक्स को कवर कैसे करते हो, कोई गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे सोशल साइकोलॉजी वाला मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि नॉर्म्स पे, इन चीज़ों पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ें जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछी जाती हैं। पास्ट पेपर्स का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देन अप्लाइड साइंस वाले बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मैंने सिर्फ आपने ये देखना है कि मैट्रिक तक अगर किसी ने साइंस पढ़ी हुई है तो उसके लिए इसको ऑप्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करंट साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स क्वेश्चन आए तो इसको राइटली कैसे अटैम्प्ट करें, मैंने इसकी कुछ एग्जांपल कोट की थी। करंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़, देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ना हमेशा से एक ही तरह के चलते आ रहे हैं,
और करंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में अगर आप बात करें ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स, ये कोई नया डिसऑर्डर नहीं है, ये भी पुराना ही डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिप्रेशन का। अब देखें, हाँ ये ज़रूर है कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रेशन पहले ये समझा जाता था कि शायद सिर्फ एडल्ट्स में होता है, अब जो डिप्रेशन है वो इन्फेंट्स में भी होता है। कभी आप एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करें, अगर उसको मदर सही से ट्रीट नहीं कर रही, उसको सही से फीड नहीं करवा रही, उसको सही से टाइम नहीं दे रही, तो वो इन्फेंट भी डिप्रेशन में जा सकता है। बाकी डिसऑर्डर्स हमेशा वही रहेंगे जो पहले हैं हमारे। स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, ठीक है। स्ट्रेस एक कंडीशन का नाम है जो आपके डिसऑर्डर की एक सिम्टम ज़रूर हो सकती है, बट स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। बिल्कुल ये अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि क्या ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर साइकोलॉजी आपने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ऑप्ट नहीं करेंगे। इसका आपका फ़ायदा आपकी डेली लाइफ में भी होगा अपार्ट फ्रॉम योर CSS एग्ज़ाम्स। अब आप देखिए ना, कैसे इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आपको पता चले कि अच्छा हाउ योर ब्रेन वर्क्स, उसका किस तरह आपके बिहेवियर के साथ लिंक, चीज़ें कैसे लिंक हो रही है, आपकी कॉग्निशन, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी सोशल नॉर्म्स, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से इंटरलिंक्ड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है आपका। आई गेस यही सबसे ज़्यादा है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, बिल्कुल DBT एक थेरेपी होती है, जैसे CBT है, इसी तरह डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है। इसी तरह मैंने आपको बताई REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, सिंपल बिहेवियर थेरेपी भी है। तो इसमें बहुत सारी थेरेपी की टाइप्स हैं। आप जो डिसऑर्डर्स, सिर्फ जो मैंने आपको डिसऑर्डर्स बताए हैं, उन डिसऑर्डर्स पर कौन कौन सी थेरेपीज अप्लाई होती हैं, सिर्फ वो करें और इनफ है। और ये नहीं है कि 50 थेरेपीज़ हैं 50 की 50 करें, नहीं। कभी भी पास्ट पेपर्स खोल के देखें, CBT, REBT, ये DBT किसी ने लिखा हुआ, डायलेक्टिक ये भी इतना नहीं पूछा, लेकिन आप इसको भी पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा कोई थेरेपीज़ के बारे में वो नहीं पूछते। हाउ टू कवर MCQs के लिए मैं पास्ट पेपर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। पिछले जो है ना 30 ईयर्स के ऑलमोस्ट आपको पेपर्स मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स, और आप उनको कवर करें। कोई कुछ और ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। और इसका तो सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि आप इसके सिलेबस को कवर करेंगे ना, उन्हीं में से MCQs आ जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, जैसे अगर आप बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे IR की बात करें, उसमें डेट्स, इवेंट्स वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर सिलेबस कवर कर लिया है तो आपके लिए MCQs करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। साइकोलॉजी की ऑल ओवर वोकैबलरी के लिए कोई बुक्स या वेबसाइट, कोई ऐसी वोकैबलरी नहीं है। जैसे मैंने जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही वोकैबलरी है। क्या है? इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में आपकी क्या है? एक होता है IQ और एक EQ, इंटेलिजेंस कोशेंट और एक इमोशनल कोशेंट, ठीक है। अब वो आपकी सारे सिलेबस में ही उसकी वोकैबलरी लिखी हुई है, कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने थीम्स एंड वेरिएशंस की बात की है, तो उस बुक में हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। देन अगेन लास्ट में मेरा ख्याल है कि हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, और इंशाल्लाह एक हम लाइव हमारा लेक्चर भी होगा जिसमें हम किसी एक दो टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि नियर पीयर पर आपको किस तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे, कितनी डिटेल, कितनी इन डेप्थ वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलते हैं, और आपको रिसोर्सेज भी बताए जाते हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी बताई जाती हैं। तो एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है, 50% स्कॉलरशिप फॉर ऑल दोज aspirants who have attended this live session। तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये ओरिएंटेशन सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर ओरिएंटेशन सेशन की ज़रूरत हुई तो आप ये अपनी क्वेरीज़ रख सकते हैं। मेरे पास क्वेरीज़ आपकी आ जाती हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। और फर्दर कोई ऐसी हुई आपकी तो हम एक और ओरिएंटेशन सेशन भी ज़रूर रख लेंगे। थैंक यू सो मच।